हिंदी साहित्य की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी अग्निरेखा। तो शुरू करें कहानी अग्निरेखा। चेतीराम और सांवली को अपने सामने देखकर गुप्ता जी आश्चर्य में डूब गए। फटे हाल, बदहाल, परेशान, भूखे प्यासे पति पत्नी। उन्हें देखकर लग रहा था किसी कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र हो। एक बच्चा गोद में, जिसकी टांगें सूखी लकड़ी की तरह लटक रही थीं, पिचका पेट, सफ़ेद आंखें और मुंह में दबाई उंगलियों से थूक टपक रहा था। दूसरा पिता का हाथ पकड़े था, जिसके पिंजर जैसे शरीर पर बड़ा काला सिर ऐसा लग रहा था जैसे खाली डबला रख दिया हो। और तीसरा उन दोनों के पीछे दुबका खड़ा था, मुंह खुला और आंखें फटी फटी। धूल, पसीने, आंसू और नाक उनके चेहरों पर चिपकी थी। तीनों को देखकर लग रहा था जैसे अकाल पीड़ित जगह से आ रहे हों। पहचाना मालिक? चेतीराम ने बीमार पर उत्साह भरी आवाज में कहा। तुम यहाँ सब ऐसी हालत में कैसे आना हुआ? गुप्ता ने बाहर निकलते हुए कहा। वे बीच का दरवाज़ा बंद करना ना भूले, क्या पता पांचों प्राणी बरामदे में आ जाएं। गुप्ता को यूं दरवाज़ा बंद करते देख चेतीराम और सांवली को हल्का सा धक्का लगा। अपमान भी महसूस हुआ। आगे बढ़ते कदम एकाएक ठिठक गए। ये क्या? मालिक को न खुशी हुई, न प्रेम भाव उमड़ा, न अंदर आने के लिए बोला। क्या उनका आना मालिक को बुरा लगा है? और वक्त होता तो चेतीराम उल्टे पांव लौट जाता, लेकिन इस समय कई 100 किलोमीटर दूर पराए शहर में अपार भीड़ के बीच, जहाँ चिड़िया तक पहचान की ना हो, वहाँ मान अपमान का सवाल ही कहाँ पैदा होता था। यहाँ आने का एकमात्र अवलंब मालिक ही तो हैं, भूतपूर्व मालिक, जिनकी 3 साल तक सेवा की थी। उन्हीं मालिक की ऐसी रुखाई। जहाँ मालिक खड़े थे वहाँ बोगनवेलिया की घनी बेलें फूलों से लदी थीं। बंगले के चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। लंबे लंबे वृक्ष, रंग बिरंगी बेलें, पत्ते, एक तरफ नरम घास बिछी थी तो दूसरी तरफ अनगिनत गमले रखे थे, जिनमें तरह तरह के गुलाब के फूल खिले थे। पास में ही शानदार झूला रखा था। खिड़की के पास बड़ा सा लव बर्ड्स का एक पिंजरा बना था। पूरा जंगल ही जैसे साहब के बंगले में सिमट आया था। हरियाली, खुशबू और सुरम्यता। साहब को पखेरुओं से प्रेम कब से हो गया? बैठो बैठो, उन सबको जड़वत खड़ा देख गुप्ता ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। वे सब एक साथ सिकुड़ कर बैठ गए। मैले कुचेले, बदबूदार कपड़ों से ढके 5 नर कंकाल। क्या सोचकर आए हो यहाँ? गुप्ता ने बेरुखी से पूछा। मालिक, हम तो बर्बाद हो गए, उजड़ गए, सब कुछ छूट गया मालिक। चेतीराम अपनी बर्बादी की कथा सुनाने लगा। मैंने तो तुम लोगों से तभी कहा था कि हमारे साथ चलो, यहाँ एक आध गुमटी लगवा देते, अभी तक तो कितना कमा लिया होता। और ये क्या, फिर बच्चा? गुप्ता ने सादेकार डांटते हुए कहा। जब खुद का पेट नहीं भर सकते तो बच्चे क्यों पैदा करते जाते हो, भूखों मारने के लिए? गुप्ता के भीतर वितृष्णा की लहर दौड़ गई। आपका कहा सच था मालिक, तब वहीं पेट भर जाता था, पर अब? चेतीराम ने सफाई देते हुए कहा। सब कुछ खत्म हो गया मालिक। चेतीराम कैसे बताए कि वो आज भी कितनी विवशता के साथ यहाँ आने को मजबूर हुआ था। बच्चों का जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। मौत सामने खड़ी थी, भूख के रूप में, प्यास के रूप में, जानवरों के रूप में। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते बच्चे। जिस घने जंगल में चेतीराम अपने पिता के साथ जाया करता था, वही जंगल देखते देखते साफ हो गया। जमीन उजाड़ हो गई थी। जानवरों के हमले आए दिन होने लगे थे। पानी की तलाश में बाहर निकले भटके जानवर अपना संयम खो बैठते थे। ताल तलैया सूख गए थे। नदियों की धार के निशान शेष बच गए थे। कुओं में पानी 60 फीट नीचे चला गया था और हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता था। और खेत खेत न रहकर बड़ी बड़ी दरारों की सूखी जमीन मात्र रह गए थे। त्राही त्राही करते लोगों ने वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा था। चेतीराम भी कब तक अपना घर, अपनी जगह का मोह बांधता? मोह तो कटफोड़ा तथा चिड़ियों का भी टूट गया था, जो अपनी जगह छोड़कर मकानों में अंडे देने के लिए मजबूर हो गए थे। मालिक के पास चलते हैं, सांवली ने चेतीराम से कहा था। नहीं, याद नहीं जाते बखत मालिक हमसे कितना नाराज थे। मालिक वहाँ हमें काम दिलवा देंगे। तेरा मन कहता है मालिक पुरानी बातों को भूल गए होंगे? हाँ, मेरा मन कहता है मैं मालकिन का काम करूँगी। मुझसे मालकिन कितनी खुश रहती थी। सांवली के चेहरे पर उम्मीद की रेखा चमकी थी। लगता है मालिक मालकिन को गए ज़्यादा समय नहीं बीता है। गुप्ता
जिस वर्ष तबादला होकर आए थे तब भी जंगल घना था, सूखा नहीं पड़ा था। गर्मियों में पानी की किल्लत होती थी। असंख्य छोटी बड़ी रंग बिरंगी चिड़ियाँ दिखती थीं। सियार, भेड़िया, तेंदुआ या जंगली कुत्ते कभी कभी ही दिखते थे। बस्तर के बाद ये स्थान गुप्ता जी का पसंदीदा स्थान था। बस्तर मतलब नारायणपुर में जब गुप्ता थे तो कितने दोस्त आते थे छुट्टियां बिताने, शिकार करने और जंगल घूमने। जंगल के सौंदर्य पर रीझते वे सब प्रशंसा करते न थकते थे। लंबे लंबे विशालकाय वृक्षों का अंतहीन सिलसिला, दिन में भी झीना झीना सा अंधेरा, घास पत्तियाँ, उनके बीच दिखते घूमते निर्द्वंद जानवर, चांदनी की उन्मादक छटा, सनसनाती हवाएं, वो मादकता, वो गंध, सब कुछ सम्मोहित करने वाला। पर गुप्ता जी को समझ में ही नहीं आता था कि शहरी लोगों को इसमें कैसा रोमांच महसूस होता है। उनका तो एकमात्र मकसद था पैसा कमाना, पैसा बटोरना। इससे भी अधिक रोमांच का और कोई काम हो सकता है आज के दौर में? इसके पीछे सबसे बड़ा और प्रमुख कारण था असुरक्षा का भाव। गुप्ता के भीतर हीन ग्रंथि बनकर बैठ गया था कि जिस बचपन को उन्होंने जिया है उनके बच्चे वैसा जीवन न जिएं, बल्कि उसकी छाया भी न पड़े। चटनी और बासी रोटियां गुप्ता दोबारा नहीं खाना चाहते थे। चाचा की दया पर पले गुप्ता दया शब्द से चिढ़ने लगे थे। उनकी विधवा माँ ने अपना तमाम जीवन गांव में एक खेत के टुकड़े के सहारे गुजार दिया था। चाचा के सख्त अनुशासन में रहते हुए गुप्ता को कई बार एकांत पर रोना आ जाता था, लेकिन भाग्य ने साथ दिया और उनका चयन जंगल विभाग में रेंज अफसर के लिए हो गया था। ट्रेनिंग होते होते तक चाचा ने उनकी शादी कर दी थी। शादी के बाद एक 3 लड़कियां, फिर चौथा लड़का, यानी भरी पूरी गृहस्थी का बोझ या जिम्मेदारी गुप्ता के कंधों पर थी। इसलिए जंगल के प्रति वे निरपेक्ष भाव रखते थे, ठीक वैसे ही जैसे मुर्गी पालने वाले रखते हैं। मुर्गे मुर्गियों तथा चूज़ों की खूबसूरती से अप्रभावित, खिलाना पिलाना, देखभाल करना और फिर उसी निरपेक्ष भाव से हलाल करने वालों के हाथ बेच देना। उसी दौरान गुप्ता ने जंगलों का मिजाज समझा था, स्थानीय व्यवस्था और व्यवस्थापकों की नीयत, स्थिति और ताकत को समझकर राजधानी में बैठे बड़े अफसरों और नेताओं की फरमाइशों को किस तरह पूरा करना चाहिए, ये कला सीखी थी तथा समझी थी। नेताओं को खुश करने के गुण सीखते हुए जंगल उनके लिए कुबेर का खजाना बन गया था। अपनी निम्न मध्यम वर्गीय सोच और जीवन शैली से बाहर निकलकर पूर्व अफसरों के पदचिन्हों पर चलते हुए संवेदनशील गुप्ता दिन ब दिन प्रवीण, चालाक और चापलूस बनते गए थे। यहाँ पर न चाचा की सीख याद रही थी, न विधवा माँ के दिए गए संस्कार। कुछ ही सालों की नौकरी में गुप्ता ने वो नाम और धन कमाया था कि सुनने वाले विस्मित रह गए थे। उनकी विदेशी घड़ियाँ, बेशकीमती चीज़ों से सजा घर, पति पत्नी की नेपाल, सिंगापुर तथा दुबई की कई कई यात्राएं, छोटे भाई के लिए मेडिकल स्टोर और अपने लिए भाई के नाम पर कोठी, भाई की पत्नी के नाम पर ज़मीन, कई तोला सोना तथा अच्छा खासा पैसा जमा करवा दिया था। और वैष्णव भक्तिन माँ, जिसने कभी प्याज लहसुन नहीं खाया था, जब उसे पता चला कि उसका बेटा तीतर, मुर्गा, मटन खाता है और जब उसने पहली बार फ्रिज में मटन भरा देखा था तो नाराज़ होकर वापस गांव चली गई थी। उस नाराज़ सताई हुई विधवा माँ के नाम भी 15 एकड़ ज़मीन लेकर डाल दी थी। गुप्ता की उदारता, विनम्रता और मोहक मुस्कान के सामने सब चित्त हो जाते थे। ऐसा कर्तव्य परायण और परिवार से प्रेम करने वाला इंसान कहाँ मिलेगा? लेकिन इस सबके बीच इन सबसे अप्रभावित तथा चिंतित एकमात्र शख्स था जो गुप्ता को अपनी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखकर जीवन की ऊंच नीच, संस्कार, पैसे का अत्यधिक मोह और बेलगाम दौड़ के दुष्परिणामों से अवगत करवाता रहता था। वो थे उनके चाचा। लेकिन अब गुप्ता बच्चे नहीं थे, वो चाचा की छत्र छाया से बहुत दूर निकल चुके थे। बस्तर तथा आसपास के घने जंगलों में सेंध मारकर उन्हें पोला करने वाले गुप्ता की शिकायतें हुईं। परिणाम स्वरूप उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। गुप्ता ने ट्रांसफ़र तो ले लिया, लेकिन वो पूरे समय पहले जैसी किसी जगह पर लौटने के लिए प्रयास करते रहे। सरकार बदलते ही गुप्ता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। युवा होती 3 लड़कियों की पढ़ाई, फिर शादी की चिंता, इकलौते पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का सपना भीतर ही भीतर पलकर टूट रहा था। बीच के 2 साल राजधानी में नौकरी करते हुए गुप्ता ने बेहद कष्टदायी निकाले थे, बिना कमाई के, बिना जंगलों के, शांति के साथ नौकरी करते हुए। और जैसा कि चलन था, कुछ ले देकर गुप्ता ने लोगों की निगाह से दूर ये जगह, जिसका नाम परासिया है, ले ली थी।
एक बार फिर जंगल उनके आसपास थे, समृद्ध, सघन, आसमान को छूते जीवंत जंगल। इसी समय इसी स्थान पर गुप्ता को चेतीराम और सांवली मिले थे। कुछ ही दिनों में वे दोनों गुप्ता दंपति के प्रिय सेवक बन गए थे। आसपास के माहौल से, व्यक्तियों से परिचित करवाने में, साहब का कोई भी काम करने में चेतीराम हमेशा आगे आगे रहता था। यहाँ आकर गुप्ता 5-7 महीने तो आराम से नौकरी करते रहे, पर जैसा कि रस्सी का स्वभाव होता है कि ऐंठना, जैसा कि कुत्ते की पूंछ होती है टेढ़ी होना, वैसा ही स्वभाव कुछ कुछ गुप्ता का बन गया था। चेतीराम को सुनाई देने लगी थीं रात में पेड़ों के कटने चिरने और हरहरा के गिरने की मनहूस आवाज़ें, पक्षियों के एकाएक भयभीत होकर उड़ने, पंख फड़फड़ाने की बेचैन आवाज़ें, जानवरों के भागने और चौंकने चौंकाने की व्याकुल आवाज़ें। चेतीराम समझ गया था कि मालिक भी और अफसरों की तरह जंगल को उजाड़ने आए हैं। अपने पिता से चेतीराम जंगल के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में सुनता आया था। ताज्जुब कि उसका पिता जीवन भर उन कानूनों की रक्षा करता रहा और न ये बड़े अफसर, न सख्त कानून, न स्थानीय नेता, न जनता और न इनकी गोद में रहने वाले लोग इन जंगलों की रक्षा कर पा रहे थे। लगता था सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चेतीराम हर बार गुप्ता को समझाने की चेष्टा करता, लेकिन जैसे ही गुप्ता के सामने पड़ता उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती। लेकिन एक दिन चेतीराम ने डरते डरते बोल ही दिया, मालिक, जानवरों का खतरा बढ़ गया है, यहाँ के लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग आपका नाम। चेती पूरा वाक्य बोल पाता, इससे पहले गुप्ता चीख पड़े। क्या बकवास करते हो? अपनी जबान संभाल कर रखो। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अपनी औकात में रहो। मालिक, हरे भरे पेड़ों की हाय, आदिवासियों के तो घर उजड़ रहे हैं। चुप रहो, गुप्ता और जोर से चिल्लाए थे। फिर चेतीराम की हिम्मत नहीं पड़ी थी। वो बेबस निगाहों से हरी भरी धरती को उजड़ते हुए देखता रहा। जिस हरी भरी धरती पर पांव धरने को जगह नहीं मिलती थी, वहाँ अब खाली जमीन नजर आती थी। चेती का बचपन जिस जंगल के भीतर खेलते घूमते अपने पिता के साथ जड़ी बूटियों को ढूंढते बीनते बीता था, वही जंगल अब उसके लिए अजनबी बन गया था। वहाँ वनैले जानवरों से ज़्यादा खतरनाक मनुष्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चेती कई दिनों से देख रहा था उस मादा कठफोड़वा को जो अपने अंडे देने के लिए भटक रही थी। कोटर बनाने के लिए उसे वृक्ष की तलाश थी। हरे भरे सघन जंगल में लंबे लंबे सुंदर सुघड़ वृक्ष कम ठूंठ ज़्यादा दिखने लगे थे। किसी भावी संकट के लिए अपशकुन मानकर चेतीराम अनजाने ही खौफ से भर उठा था। वक्त बेवक्त जंगली जानवर बच्चों बकरियों को खींच ले जाते। वे सब अपनी व्यथा कहते तो किससे? अचानक ही एक खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि गुप्ता को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मालिक, चेतीराम की आंखों में सचमुच दुख के आंसू थे, जैसे उसकी आंखें कह रही हूं कि वे वृक्ष तो आपको शाप देंगे ही, जो हमारे पितृ पुरुष थे, रक्षक थे, जीवन दाता थे, जिन्हें हम भी अपनी औलादों की तरह प्रेम करते थे। वन और वन देवताओं को रुष्ट करने वाले आज तक उनके प्रकोप से नहीं बचे थे। चेतीराम, चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, वहीं बंगले पर रहना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अपनी मालकिन की सेवा करना। गुप्ता का व्यवहार एकाएक बदल गया था, पर चेतीराम का मन उस समय गुप्ता के साथ जाने को हरगिज तैयार न था। अव्यक्त घृणा उसके मन में भर गई थी। जब मालिक का खुद का भरोसा नहीं तो वो कहाँ जाएगा और क्यों जाए उनके साथ? स्थानीय लोगों, परिंदों और जानवरों को बेघर करने वाले मालिक को आखिर उनकी हाय ले डूबी। इधर गुप्ता के घर पर छापे मारे गए। लाखों रुपए की नकदी, जेवरात, लॉकर्स और बेनाम संपत्ति मिली थी। एक रेंज अफसर के पास इतनी संपत्ति? तब सुर्खियों में एक खबर छपी थी। गुप्ता का भाग्य चक्र पलट गया था। भाई ने कोठी पर कब्जा कर लिया था। उसकी पत्नी के नाम पर जो पैसा तथा सोना था वो भी उसने दबा लिया था। गुप्ता के लिए वो सब गले की हड्डी बन गया था। ना थूक सकते थे, ना निगल सकते थे। मुसीबत का ये वक्त गुप्ता के लिए प्राणलेवा साबित हुआ था। जवान होती लड़कियां, बेटे का बीच में लटका कैरियर, अपनों से चोट खाया मन, चिड़चिड़ी होती पत्नी और कई जांचों से घिरे गुप्ता। इतना बड़ा धोखा! एक ही बात गुप्ता के भीतर घुन की तरह आग लग गई थी। अपनों के द्वारा छले जाने की यातना गुप्ता को अंदर ही अंदर सुखाई जा रही थी। अब क्या होगा? पति पत्नी खामोश बैठे अपनों को कोसते रहते। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। जहाँ जाते लगता बेइज्जत करके निकाल दिए गए हों। उन्हें लगता हर कोई उनकी नीयत पर संदेह भरी निगाहें फेंक रहा है। गुप्ता को अनिद्रा और उच्च रक्तचाप की बीमारी ने पकड़ लिया था।
इधर चेतीराम और सांवली की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। एक एक मटका पानी के लिए मीलों दूर तक जाना पड़ता। आधे पेट रहना तो आम बात हो गई थी। 3 बच्चों की हड़ीली बीमारी काया देखकर सांवली का कलेजा मुंह को आ जाता था। 3 वर्ष बाद किसी तरह 3 वर्ष गुजर गए। गुप्ता का सस्पेंशन खत्म हो गया था। यहीं ऑफिस में अटेस्ट कर दिया गया था। जीवन में थोड़ा सा सुकून मिला था नौकरी बचने से। आज चेतीराम और सांवली को अपने सामने देखकर गुप्ता को बीते दिन याद हुआ है। मालिक, कोई काम मिलेगा? तुम तो जानते हो चेती, सरकार ने हमारे खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की है। हम खुद परेशानी में चल रहे हैं। मालिक, हमने तो आपको चेताया था, पर जब खराब वक्त आता है तो मती मारी जाती है चेतीराम। हम बड़ी आस लेकर आए हैं मालिक। चेतीराम की सूनी निगाहें गुप्ता के चेहरे पर ठहर गईं। गुप्ता ने 20 का नोट उसकी गद्दी पर रखा। कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। नई जगह, नए लोग, चेतीराम क्या जाने कि कहाँ क्या मिलेगा। पास की चाय की दुकान से थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आया और बच्चों को खिला दिया। हम आपके सिर पर बोझा नहीं बनना चाहते हैं मालिक। चेती के पिचके गाल और अंदर धसी आंखें देखकर गुप्ता का मन भर आया। इधर चेती को लग रहा था मालिक बेवक्त बूढ़े हो गए हैं। कैसा भरा भरा चेहरा था। उधर पत्नी बड़बड़ किए जा रही थी, क्योंकि सांवली पहले की तरह साफ सुथरी चमक दमक वाली नहीं रह गई थी। 3 बच्चे बाहर शोर मचाते रहते हैं। कहाँ जाएंगे बेचारे, उम्मीद लेकर आए हैं, गुप्ता पत्नी को समझा रहे थे। चेती, तुम भी काम ढूंढो और हम भी देखते हैं। नाले के किनारे पेड़ों के नीचे जैसे तमाम मजदूरों ने पत्नियों और बोरों को खींचकर खोली बना ली थी, वैसी ही व्यवस्था चेती कर सकता था। आते जाते कई लोगों से गुप्ता बात कर रहे थे। दोपहर से शाम हो जाती, शाम से सुबह। खुले आसमान के नीचे पड़े 5 आदमी सूनी आंखों से आकाश को ताकते रहते। बेशुमार गाड़ियों से भरे शहर में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं था। इन्हें जाने क्यों नहीं देते, क्यों बैठा रखा है? पत्नी ने नाराज होकर कहा। 1-2 दिन में काम मिल जाएगा, अपने आप चले जाएंगे, गुप्ता ने पत्नी को समझाते हुए कहा। गुप्ता के मन में जो योजना चल रही थी वो फिलहाल पत्नी को भी नहीं बताना चाहते थे। जो व्यक्ति ये काम करवाना चाहता था वो भी गुप्ता के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार था, पर गुप्ता ही असमंजस में थे। वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। सगा भाई जब अपना ना हुआ तो पराया क्यों साथ देगा? जिसके नाम जो चीज़ होती है वही अपनी कहने लगता है और करने वाला रह जाता है। गुप्ता ने कितना किया था, कितना कमाया था, लेकिन आज क्या है हाथ में सिवाय अपयश और बेईमान की भ्रष्ट उपाधि के? फिर भी गुप्ता को एक मौका मिल रहा था जिसका वो फ़ायदा उठा लेना चाहते थे। इसीलिए गुप्ता और उनका दोस्त भट्ट लगातार उस योजना पर बात कर रहे थे। दोनों को फ़ायदा दिख रहा था, और एक ऐसा व्यक्ति जो फिलहाल यहाँ से नहीं जा सकता था, तो क्यों ना उसके आने का, उसके नाम का, उसकी जाति का, उसको मिलने वाली छूटों का फ़ायदा उठा लिया जाए। भट्ट चूँकि इंडस्ट्रीज़ विभाग में अधिकारी थे और उनसे संपर्क में ऐसी तमाम योजनाओं को बनाने वाले लोग आते थे जिनका मकसद अल्पकालीन सप्लाई का काम पकड़कर पैसा बचाना होता था। महिला आदिवासी हो तो और भी फ़ायदेमंद रहेगा, तुरंत काम मिल जाएगा। कोई पुरानी सोसाइटी हो तो खरीद डालो और लाइसेंस ले लो, 1 आध साल सप्लाई करके बंद कर देना। गुप्ता के दोस्त ने प्रोजेक्ट की फाइल थमाते हुए कहा। वो मानेगा? पूछेगा, बताना पड़ेगा उसे, तब तो उसका भी हिस्सा रहेगा। कल के दिन कुछ हो गया तो वो मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। गुप्ता सशंकित होकर बोले। आपके खिलाफ कैसे जाएगा? अपने पास रखो, अपने साथ। बड़े बड़े लोगों ने आदिवासियों के नाम पर ज़मीनें ले रखी हैं, फिर आप तो उसको परिवार सहित सहारा दे रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो भी मजबूर है, चूं चपड़ नहीं करेगा। गुप्ता को सारी योजना साकार नज़र होती आ रही थी। गुप्ता का दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करता है। हिसाब किताब, लाभ हानि, कहाँ किसको कैसे फिट करना है, पटाना है, दबाना है, मंजे हुए खिलाड़ी की तरह खेलना जानते हैं गुप्ता। सुबह लॉन में चाय पीते गुप्ता का चेहरा खिला हुआ था। वही वर्षों पुरानी मुस्कान थी उनके चेहरे पर, एक रहस्यमयी मुस्कान। चेती, तुम्हारे लिए कमरा देखा है, वहाँ जाकर रहो। बच्चों को जुलाई से स्कूल में भर्ती करवा देना। सांवली घर का काम करेगी या बच्चों को संभालेगी? गुप्ता के स्वर में गहरी आत्मीयता थी, अपनत्व था, अधिकार था। वे अपने जीवन की दूसरी पारी खेलने जा रहे थे, जिसके कर्णधार थे चेतीराम और सांवली, और गुप्ता थे सारथी। उनका दोस्त था पीछे से हाथ लगाने वाला। साइड बिजनेस और प्रोजेक्ट तो ऐसे ही पूरे किए जाते हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम करने वाले लोग जानते हैं कि सफलता कहाँ और कैसे मिलती है।
गुप्ता तथा भट्ट के संपर्क थे, व्यवसाय करना जानते थे, पैसा फेंकना आता था और पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है इसमें दोनों पारंगत थे। 1.5-2 वर्ष बाद ही गुप्ता की लड़कियां अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रही थीं। लड़का MBA करने के लिए लंदन चला गया था और श्रीमती गुप्ता अपने खूबसूरत चेहरे पर मोहिनी मुस्कान लिए फिर शॉपिंग करने के लिए जाने लगी थी। लेकिन चेतीराम जिस इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर था और जिस संस्था की सचिव सांवली थी, उसका परिवार वहीं उसी एक कमरे में रह रहा था। हाँ, दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लगे थे और सांवली पहले की तरह मालकिन की सेवा करती हुई उनकी उतरन पुरानी साड़ियाँ पहन रही थी। अंगूठा लगाने और हस्ताक्षर करने की इससे ज़्यादा और क्या कीमत हो सकती थी? गुप्ता जब कभी एकांत में सोचते तो उनकी अंतरात्मा उनसे पूछती, पहले तुमने जंगलों को लूटकर कमाया था और अब जंगल वालों को। लेकिन यह सोच क्षण भर के लिए उठती थी जैसे पानी का बुलबुला, उठा और फूटा, फूटा और पानी की धार में मिल गया। काम खत्म होते ही चेतीराम अपनी जगह और गुप्ता फिर जंगलों के बीच होंगे। इसी आशा में गुप्ता अपना समय काट रहे थे। लेकिन उस दिन गुप्ता जी की नींद उड़ी हुई थी। 2 दिन से चेती और सांवली का कहीं अता पता नहीं था। हफ्ता 10 दिन की प्रतीक्षा के बाद भी वे सब नहीं आए थे। गुप्ता ने सब जगह ढूंढ लिया था। गुप्ता पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते थे क्योंकि वे उनका कोई सामान चुरा कर नहीं ले गए थे। जो नुकसान उनके ना होने पर होने वाला था वो गुप्ता किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। सब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। खासकर गुप्ता की पत्नी ने ताने मार मार कर गुप्ता को परेशान कर दिया था। और उधर चेती गुप्ता के काम और ईमान दोनों को पूरी तरह से समझने के बाद जंगलों के भीतर और भीतर घुसता चला गया था। जंगलों के इतने भीतर कि जहाँ से राजधानी के प्रमुख विभागों को थर्रा देने वाले और सांसद में डाल देने वाले बम के धमाकों की गूंज सुनाई देती थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा और वास्तविक कहानी अग्निरेखा। शोषण, गरीबी और भुखमरी से ही तंग आकर ये आदिवासी किसी पंथ से जुड़ जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।